Hey guys, under this Parliament series, we have already covered 6 parliamentary devices so far, and in today's lecture, we are going to cover the remaining 4: calling attention motion, special mention, adjournment motion, and point of order. These topics are a bit complex to understand, but I'll try my best to explain these topics in as simple terms as possible. Let's start with calling attention motion. Please focus on the word calling attention. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, who is seeking the attention? दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, from whom the attention is being sought? और तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है, why? Calling attention motion लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में एप्लीकेबल होता है, एंड ऑपोजिशन एमपीज को अगर लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसकी कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किसी मुद्दे को जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे ठीक तरह से हैंडल नहीं कर रही है, उसे इनएडिक्वेटली हैंडल किया जा रहा है, इनअप्रोप्रिएटली हैंडल किया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट उस इशू को डील करने में कंप्लीटली फेल हो चुकी है, ऐसे मुद्दों की तरफ गवर्नमेंट की अटेंशन ड्रॉ करना कॉलिंग अटेंशन मोशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि ऑलरेडी ऑपोजिशन मेंबर्स के पास क्वेश्चन आर अवेलेबल है, और इस क्वेश्चन आर में पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड या लेजिस्लेशन से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन को रेज किया जा सकता है, and the ministers are bound to give answers. Then what is the need of calling attention motion? I'll explain this to you with the help of a real example. In 2020, due to COVID crisis, Parliament का सेशन सितंबर में केवल 18 डेज तक चला था। टाइम लिमिट काफी कम थी, वर्कलोड काफी ज्यादा था, एंड दैट इज वाई क्वेश्चन आर, जहां पर ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स सब्सटेंशियल क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे, इस आर को सस्पेंड कर दिया गया था। Now the members they did not have an opportunity to raise questions. Question R की absence में 0R was available, short duration discussion was available, और जैसा कि हम previous lectures में पढ़ चुके हैं कि 0R और short duration discussion में पूछे गए सवालों का जवाब देना ministers के लिए mandatory नहीं होता है, और ऐसी situation से deal करने के लिए there is an alternative device which is called calling attention motion. एक और question आपके दिमाग में यहाँ आना चाहिए अभी, क्या कॉलिंग अटेंशन मोशन तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब क्वेश्चन आर अनअवेलेबल है? एंड द आंसर इज नो। कॉलिंग अटेंशन मोशन एक रेगुलर सेशन के दौरान भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज क्वेश्चन आर में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। आपको 15 दिन का नोटिस पहले से देना होगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो भी मिनिमम आपको 7 to 10 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। सो इफ समथिंग इज अर्जेंट and it needs an authoritative response from a particular ministry, then in that case calling attention motion device can be used. 2020 के इसी सेशन में TMC तृणमूल कांग्रेस के MPs ने पार्लियामेंट में कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए नोटिस दिया था GST के इशू को लेकर। कई स्टेट्स को लगता है कि उनका जो GST शेयर है वो उनके ड्यू शेयर के कंपैरिजन में काफी कम है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग अ मोनोपोली ऑन द GST फंड्स। उस चीज से डील करने के लिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की अटेंशन सीख की टू एड्रेस द इशू। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉलिंग अटेंशन मोशन किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है और उसका पर्पस क्या होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए नोटिस सबमिट करना मैंडेटरी होता है, और ये नोटिस आप आइडियली सेशन शुरू होने के 3 दिन पहले कर सकते हैं। पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन ही अलाउड हैं। एक सिटिंग में केवल एक मैटर को डिसाइड किया जा सकता है, एक मैटर पे डिस्कशन होगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन के डिस्कशन के लिए 0R का जो पीरियड है उसे प्रेफर किया जाता है, बट हाउस अगर अग्री करता है तो कॉलिंग अटेंशन मोशन को पोस्ट लंच भी शिफ्ट किया जा सकता है, बट इट इज डन इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि टाइम विंडो स्मॉल है। दैट इज वाई अटेंशन सीकिंग मेंबर को केवल 5 to 7 मिनट्स का टाइम दिया जाता है अपने इशू को प्रेजेंट करने के लिए। डेली बेसिस पर बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस के नोटिसेस आते हैं, बट वो सभी एक्सेप्ट नहीं होते। एक्सेप्ट करने का डिस्क्रिशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। किस मोशन को पहले डिस्कस करना है, किसको बाद में डिस्कस करना है, ये डिसीजन भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है एज पर द अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटेंट। व्हेन अ कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एक्सेप्टेड, जिस मिनिस्टर की अटेंशन के लिए मोशन है उस मिनिस्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है, सो दैट द मिनिस्टर कैन प्रिपेयर अ प्रॉपर रिप्लाई, और अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए उसे एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाती है।
कंसर्न्ड मिनिस्टर्स अपना जवाब लिखित और मौखिक, रिटन एंड ओरल दोनों तरीके से देते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। जब मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट दे रहा होता है उस टाइम पर कोई डिबेट अलाउड नहीं होती, बट वंस द मिनिस्टर हैज मेड द स्टेटमेंट उसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछना अलाउड है, बट ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोसीजर ऑफ अ कॉलिंग अटेंशन मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल मेंशन। ये टूल सिर्फ राज्यसभा के लिए एप्लीकेबल है। आफ्टर मच डेलिबरेशन एंड मेनी डिस्कशंस, this device was created on 1st July 2000 and this procedural device is almost like a replica of CAM। जिस तरह लोकसभा में कैम का कॉलिंग अटेंशन मोशन का एक्सटेंसिव यूज किया जाता है, उस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए राज्यसभा के लिए एक स्पेशल टूल बनाया गया एंड दैट स्पेशल टूल इज कॉल्ड स्पेशल मेंशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन राज्यसभा के लिए भी एप्लीकेबल है, बट राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के सब्जेक्ट मैटर्स काफी डिफरेंट हैं, उनके एक्सपर्टीज एरियाज डिफरेंट हैं। दैट इज वाई राज्यसभा के लिए ये एक स्पेशल टूल बनाया गया to deal with certain matters more effectively। स्पेशल मेंशन के रूल्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज तो कॉमन रहेगी, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं उनको रेज करने के लिए ये एक डिवाइस है। इसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं होती है खास, एक दिन पहले भी नोटिस दे सकते हैं शाम को 5 बजे तक। नोटिस की वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, 250 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मैक्सिमम 7 मैटर्स कंसिडर कर सकते हैं एज पर द अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर। मान लीजिए किसी ऑपोजिशन एमपी का स्पेशल मेंशन एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें नोटिस पीरियड कम है, तो किस एमपी का स्पेशल मेंशन एक्सेप्ट हुआ है उस चीज की इंफॉर्मेशन उन्हें क्वेश्चन आवर में दे दी जाती है। विद इन फ्यू आवर्स द डिसीजन इज टेकन वेदर द स्पेशल मेंशन इज एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। वंस द स्पेशल मेंशन हैज बीन एक्सेप्टेड, जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है टू मेक अ स्टेटमेंट। कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं यहाँ पर ऑपोजिशन एमपीज के लिए, बिकॉज विंडो ऑफ टाइम इज वेरी शॉर्ट। हर ऑपोजिशन एमपी को अपना केस प्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और एक एमपी एक वीक में सिर्फ एक ही स्पेशल मेंशन मूव कर सकता है। स्पेशल मेंशन एक्सेप्ट होने के बाद कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी एंड एट द सेम टाइम एक कॉपी उसकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को दी जाती है, जो ये इंश्योर करती है कि कंसर्न्ड मिनिस्ट्री विद इन गिवन टाइम फ्रेम में स्पेशल मेंशन के द्वारा उठाई गई क्वेरी को या इशू को एड्रेस करे। सो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यहाँ पर एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन। इट इज डेफिनेटली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस जिसका यूज ऑपोजिशन एमपीज किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एडजर्नमेंट मोशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। And very simple objective is to show that the government is inefficient। जो important matters हैं उन important matters को government ignore कर रही है, और सरल भाषा में बोलूं तो government power में जरूर है but उसके actions पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। The actions of the government are not in the interests of the people of the country or the actions are inadequate to protect the interests of the country। So government की inefficiency को highlight करने के लिए adjournment motion का use किया जाता है, और अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया इट क्लियरली शोज कि मेजॉरिटी बिलीव्स कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है और इनएफिशिएंट है, और अगर कोई गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट फ्लोर पर साबित हो गई तो उसका फ्यूचर एज अ रूलिंग पार्टी खतरे में आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एडजर्नमेंट मोशन has an element of censure against the government। Now let's look at some basic features of this device। पहला common sensical feature कि अगर adjournment motion accept हुआ तो जितने भी normal businesses of the house हैं उन सबको हटा दिया जाता है और सिर्फ adjournment motion के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर डिस्कशन किया जा सकता है। दूसरा important feature कि इस मोशन को मिनिमम 50 मेंबर्स की प्रायर सपोर्ट की जरूरत होती है तभी इसे एक्सेप्टेंस मिल सकती है। एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन है, क्योंकि इस एडजर्नमेंट मोशन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है। दैट इज व्हाई दिस डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड इन राज्यसभा। इफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज एक्सेप्टेड तो उस पर डिस्कशन 2.5 आवर्स तक चल सकता है। कुछ बेसिक रूल्स हैं एडजर्नमेंट मोशन के, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। एडजर्नमेंट मोशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। मार्च 2021 में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में देयर वाज अ रकस, प्रॉपर हंगामा मच गया था ओवर फोन टैपिंग इशू। ऑपोजिशन पार्टीज रियली पुश्ड हार्ड
इन राजस्थान कि इस मोशन को एक्सेप्ट किया जाए। इसके बारे में बाकी की डिटेल्स आप खुद से पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, सेम मार्च 2021 में कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था बिकॉज उस टाइम पर म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ था, वहां के इलेक्टेड नेशनल हेड को हटा दिया गया था एंड सम म्यांमार नेशनल्स वर सीकिंग एंट्री इनटू इंडिया, और इंडिया ने अपने बॉर्डर्स जो थे वो सील कर दिए थे। सो कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने रूलिंग गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया कि वी आर बीइंग इनसेंसिटिव, दिस एक्शन इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट के अगेंस्ट है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऑल दिस कंटेंट विल प्रोवाइड यू विद गुड फोल्डर मटेरियल टू राइट योर आंसर्स इन योर मेन एग्जामिनेशन whenever you get that opportunity. Now let's understand point of order. लोकसभा और राज्यसभा दोनों की फंक्शनिंग written as well as unwritten laws पर डिपेंड करती है। There are several conventions which need to be respected and followed. भले ही कोई कन्वेंशन लिखा हुआ नहीं है बट उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। Hence, पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो पार्लियामेंट्री डिवाइस है जिसके थ्रू कोई भी एमपी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकता है अगर हाउस के किसी रूल को ब्रेक किया गया है या किसी प्रोसीजर को ब्रीच किया गया है। लेट मी गिव यू अ रिलेटेबल एग्जांपल। आप लोगों ने मूवीज में कोर्ट सीन्स देखे होंगे जहां पर दो लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जो विटनेस होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक लॉयर किसी विटनेस से सवाल पूछता है और उस सवाल पर दूसरा लॉयर कभी कभी ऑब्जेक्शन रेज करता है। द जज सेज आइदर सस्टेन्ड और ओवररूल्ड। अगर जज ने ओवररूल्ड बोला इसका मतलब लॉयर ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो गलत था, और अगर जज ने सस्टेन्ड बोला इट मींस लॉयर ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो सही था और अब दूसरा जो लॉयर है वो उस विटनेस से वो सवाल नहीं पूछ सकता। कुछ इसी तरह की अपॉर्चुनिटी पार्लियामेंट में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के थ्रू एक्सरसाइज की जा सकती है। बट पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ वेरी सीरियस डिवाइस एंड इट हैज टू बी यूज्ड विद कॉशन, बिकॉज पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर आप यूज करते हैं देन हाउस डिसरप्ट हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग डिसरप्ट हो जाती है, अननेसेसरी डिलेज होते हैं। एंड अगर किसी एमपी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमपी की बनती है कि वो ये साबित करे कि कौन से रूल्स को ब्रीच किया गया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अ मेंबर कैन सिंपली स्टैंड और वो वहां पर बोल सकता है ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिस्टर चेयरमैन और स्पीकर, जो भी हाउस है, और वहां पर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो जब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर की सब्सटेंशियल पार्ट, इट मींस कंसर्न्ड एमपी की बात को पूरी तरह सुन नहीं लेगा, तब तक वो डिसाइड नहीं कर सकता वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और नॉट। अगर बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर गलत निकलता है देन ऑब्वियसली प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू रेप्रिमैंड द पर्सन, बट वंस द पॉइंट ऑफ ऑर्डर हैज बीन रेज्ड उस टाइम पर कोई डिबेट अलाउड नहीं होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता है वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और नॉट, उस चीज के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोटेस्ट किया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। प्लीज फोकस ऑन दिस लास्ट पॉइंट हियर। थियोरेटिकली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट रिजेक्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर विदाउट लिसनिंग to it completely, but conventionally as I already told you कि कई बार लोग सिर्फ परेशान करने के लिए ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को समैरिली बिना सुने ही रिजेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, ड्यूरिंग द डिवीजन का मतलब है यहाँ पर जब वोट्स की इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग की मांग की जाती है, या फिर जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसी भी प्रोसीडिंग को टाइमली क्लोज करना होता है। तो अननेसेसरी डिलेज से बचाने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना डिस्क्रिशन यहाँ पर यूज कर सकता है, नॉट एज पर द प्रोसीजर्स बट एज पर द कन्वेंशन। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ भी था कि किसी एक एमपी ने वोट्स की इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग की डिमांड की थी। रूल्स के हिसाब से अगर कोई एक एमपी भी वोट्स की इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग की डिमांड करता है देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू गो फॉर इट, बट इस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिनाई कर दिया और उसके लिए जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को भी डिनाई कर दिया गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड हाउ इट इज यूज्ड। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर गाइस। वी आर डन विद ऑल prominent parliamentary devices. If you have any questions, please use the comment box to share them and I will get back to you as soon as possible. Thank you.